हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर मणिपुर का दौरा करने पहुंचे राहुल गांधी। इम्फाल एयरपोर्ट के आगे पुलिस ने रोका काफिला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को स्थानीय पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। राहुल गांधी को इम्फाल एयरपोर्ट के आगे विष्णुपुर चेक पोस्ट पर रोका गया। इम्फाल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वे चुरा चांदपुर जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के काफिले को सुरक्षा कारणों से रोका गया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर से जाने को कहा, लेकिन वो हवाई मार्ग से जाने को तैयार नहीं हैं और रोड से ही जाना चाहते हैं। राज्य सरकार को इस बात का डर है कि सड़क पर रास्ते में मणिपुर की महिलाएं विरोध प्रदर्शन में खड़ी हैं, ऐसे में कोई अनहोनी घट सकती है। इसी वजह से राज्य सरकार उन्हें हेलीकॉप्टर से जाने की सलाह दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 29 जून को इम्फाल पहुंचे हैं। एएनआई के अनुसार राहुल गांधी 2 दिनों तक हिंसाग्रस्त राज्य का दौरा करेंगे। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने निशाना साधा है। अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा कि जब राहुल गांधी कांग्रेस के शासन में हिंसा भड़की थी तो एक बार भी पीड़ितों से मिलने चुरा चांदपुर नहीं गए थे। तब 9 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और प्रदर्शनकारी समुदायों ने 2 वर्षों तक उनका अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया था। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी शांति के मसीहा नहीं हैं, वे सिर्फ एक राजनीतिक अवसरवादी हैं जो बर्तन को गर्म रखना चाहते हैं। उनकी मणिपुर यात्रा लोगों की चिंता के कारण नहीं बल्कि उनके अपने स्वार्थी राजनीतिक एजेंडे के कारण है। यही कारण है कि किसी को उन पर और कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। अगली बड़ी खबर, मणिपुर पुलिस ने रोका राहुल गांधी का काफिला तो भड़क गई कांग्रेस पार्टी, कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले को हिंसा की आशंकाओं के चलते मणिपुर पुलिस ने रोक दिया। इस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि मोदी सरकार राहुल गांधी को रोक रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार राहुल गांधी को राहत शिविरों का दौरा करने और इम्फाल के बाहर लोगों से बातचीत करने से रोक रही है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी 2 दिवसीय मणिपुर यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की भावना के अनुरूप है। प्रधानमंत्री चुप रहना या निष्क्रिय रहना चुन सकते हैं, लेकिन मणिपुर समाज के सभी वर्गों को सुनने और उन्हें राहत देने के लिए राहुल गांधी के प्रयासों को क्यों रोका जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के दौरे के बीच संजय राउत ने बीजेपी पर कर दिया बड़ा अटैक। बोले मणिपुर की हिंसा में चीन का हाथ, चुप क्यों है पीएम मोदी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में बीते 55 दिनों से अधिक समय से चल रहे संघर्ष पर उद्धव बाला साहेब की शिवसेना के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। संजय राउत ने कहा कि वहां की स्थिति इसलिए भी बिगड़ रही है क्योंकि वहां पर चीन का हस्तक्षेप है, वो अंदर तक घुस गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। संजय राउत ने कहा कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हवा में बातें कर रहे हैं। हमें लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने से पहले मणिपुर जाएंगे और वहां की जनता से बातचीत करेंगे और गृह मंत्री ने भी बैठक बुलाई थी, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। संजय राउत ने कहा कि हमारी मांग थी कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मणिपुर लेकर जाइए और जनता के साथ संवाद प्रस्तावित कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री ना कोई और इस बारे में बोल रहा है। मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ है, लेकिन सरकार चीन का नाम लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस स्थिति में राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं और वहां के लोगों से बातचीत करते हैं और शांति प्रस्तावित होती है तो हम उनके दौरे का स्वागत करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने के इरादे से 2 दिन के लिए मणिपुर के दौरे पर गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने उनका काफिला रोक दिया है। अगली बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता पर कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम मोदी को 9 साल के बाद क्यों सताने लगी मुसलमानों की चिंता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर मुखर है और मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी क्रम में अब कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि उनका प्रस्ताव कितना समान है और क्या हिंदू, आदिवासी और पूर्वोत्तर सभी इसके दायरे में आते हैं। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि आखिर 9 साल के बाद पीएम मोदी को यह बात क्यों याद आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में यूसीसी की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि संविधान सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की बात करता है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर मुसलमानों को गुमराह करने और भड़काने के लिए यूसीसी मुद्दे का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। अब पीएम मोदी के इसी बयान पर राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को 9 साल के बाद अब मुसलमानों की चिंता क्यों सता रही है।
और ये बड़ी खबर 2024 के लिए तैयार हो गया बीजेपी का मेगा प्लान। बीजेपी ने पहली बार बदली रणनीति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 और राज्यों में होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने पहली बार पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देश भर को 3 सेक्टर में बांटा है। इसके लिए बीजेपी ने नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और ईस्ट रीजन तय किए हैं। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार 6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री के साथ रीजन के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी। 6 को ईस्ट रीजन, 7 को नॉर्थ रीजन और 8 को साउथ रीजन की बैठक होना तय हुआ है। बताया जा रहा है कि बैठक में रीजन में आने वाले राज्य प्रभारी, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे। इसे रीजन की कार्यकारिणी के तौर पर भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे बीजेपी की एक बड़ी रणनीतिक एक्सरसाइज माना जा रहा है। और ये बड़ी खबर, फिल्म आदिपुरुष पर हाई कोर्ट हो गया सख्त। कहा आप कुरान पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाइए और फिर देखिए क्या होता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म आदिपुरुष को लेकर हाई कोर्ट ने निर्माताओं को कड़ी फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिल्म पर बैन लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि आप लोग धार्मिक ग्रंथों को बख्श दीजिए। इसके साथ ही कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को याचिका के जवाब में निजी हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप कुरान पर एक डॉक्यूमेंट्री बना दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और श्री प्रकाश सिंह की खंडपीठ ने कहा कि आप लोगों को कुरान, बाइबल को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैं ये क्लियर कर दूं कि किसी भी धर्म को टच मत कीजिए, किसी भी धर्म के बारे में गलत तरीके से मत दिखाइए। कोर्ट का कोई भी धर्म नहीं है। हमारी चिंता केवल यह है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहनी चाहिए। जस्टिस चौहान ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्म मेकर्स का काम केवल पैसे कमाना है। जस्टिस चौहान ने कहा कि कुरान के बारे में छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना दीजिए जिसमें गलत दिखाया गया हो, फिर देखिए क्या हो सकता है। हालांकि मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये किसी भी एक धर्म के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि संयोग है कि ये मामला रामायण से जुड़ा है, वरना कोर्ट सभी धर्मों का है। कोर्ट ने सवाल किया कि आप नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं। रामायण के कई चरित्रों की पूजा की जाती है और उन्हें फिल्म में किस तरीके से दिखाया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जज ने कहा कि उनसे कई लोगों ने कहा कि वे फिल्म से बेहद आहत हुए हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो पूरी फिल्म नहीं देख सके। आपको बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को तगड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि आप कुरान पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर देखिए, फिर देखिए क्या होता है। आपको बता दें कि फिलहाल फिल्म मेकर्स को हाई कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है और कहा कि यह कोई मजाक नहीं है। इस बार फिल्म मेकर्स को कोर्ट आना ही होगा। और ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान की बारी। 3 जुलाई को कांग्रेस की होगी महाबैठक। सचिन पायलट को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं, जहां पर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। नेताओं के आपसी तालमेल और संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस आलाकमान ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेसी और मंत्री टीएस सिंहदेव को राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। यह फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में चली बैठक में लिया है, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान की बारी है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक 3 जुलाई को राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बैठक करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी नेता सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक है। इस बारे में पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल कई बार मीडिया में बयान दे चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 3 जुलाई की बैठक में दोनों नेताओं के कथित मतभेदों को सुलझाने का मुद्दा भी उठ सकता है। क्या सचिन पायलट को भी नई जिम्मेदारी मिलेगी? ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि राजस्थान में भी चुनाव हैं, इसीलिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरह मुद्दे को सुलझाकर आगे बढ़ना चाहेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में चुनावी कार्यक्रम को
लेकर चर्चा होगी। इस बीच खबर यह भी है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली में हैं। दोनों नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिल रहे हैं। बुधवार को भी उनकी मुलाकात हुई थी। राजस्थान के कई जिलों में संगठनात्मक नियुक्तियों के मुद्दे का हल करने के लिए दोनों नेता दिल्ली पहुंचे थे। माना जा रहा है कि राजस्थान में चुनाव से पहले सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी पर जमकर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान बरका, बोले इससे देश के हालात और बिगड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद देश भर में एक बार फिर नए सिरे से इस पर चर्चा शुरू हो गई है, जिसे लेकर यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इसे 2024 के लिए भाजपा का ड्रामा करार दिया है। सपा सांसद ने कहा कि भाजपा 2024 के चुनाव को लेकर घबराई हुई है और जिसके जरिए वो हिंदू मुस्लिम और दूसरे धर्मों के लोगों के बीच दूरियां पैदा कर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है ताकि इन्हें धर्म के नाम पर वोट मिल जाएं। लेकिन इससे लोगों के बीच मतभेद बढ़ेंगे और देश के हालात बिगड़ेंगे। सपा सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान जल रहा है, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं। मणिपुर और उत्तराखंड में क्या हो रहा है? मुसलमानों को धमकियां मिल रही हैं कि यहां से चले जाओ। तो क्या ये देश किसी के बाप का है? सपा सांसद ने मुख्यमंत्री योगी के अवैध धर्मांतरण के पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश वाले बयान पर कहा कि ये सब मुसलमानों को फंसाने और उनके साथ जुल्म ज्यादती करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने धार्मिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर समान नागरिक संहिता को लाया जाता है तो वो उसका संसद के अंदर और संसद के बाहर विरोध करेंगे। शफीकुर रहमान बर्क ने बसपा सुप्रीमो मायावती से बड़ी अपील की कि बसपा भी विपक्ष के गठबंधन में शामिल होकर मजबूती दे ताकि 2024 में भाजपा को हराने में आसानी हो जाए। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने विपक्षी एकता को झटका देते हुए कर दिया बड़ा ऐलान। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। दिल्ली प्रदेश संगठन में नए पदाधिकारियों को नियुक्त कर आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ 2025 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पार्टी युवा और अनुभवी पदाधिकारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और इसके लिए पार्टी ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने इन पदाधिकारियों की सूची जारी कर इस बात की जानकारी दी है जिसमें प्रदेश संगठन सचिव और अलग अलग जिलों के जिलाध्यक्ष का नाम शामिल है। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी ने विपक्षी एकता को जोरदार झटका देते हुए ऐलान कर दिया है कि वो अकेले दम पर दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।